तो अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं तो बता दूं तुम्हें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, ताकि तुम्हें बेसिक से आइडिया हो जाए। तुमने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि 12th क्लास का स्टार्ट हो चुका है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th क्लास में पढ़े नहीं होंगे या फिर भूल चुके होंगे। भूलना तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझो, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड वी हैव अल्टरनेटिव यूज एंड अल्टरनेटिव चॉइस। यानी कि हमारा जो इच्छा है वो अनंत है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, और उसके साथ साथ हमारा जो रिसोर्स है, हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। यानी कि जितना हमारा इच्छा, हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, जो चाहे वो नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमारे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। यानी कि एक ही चीज का हम 3-4 यूज कर लेते हैं, या फिर एक ही काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं। सेम काम को करने के लिए 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से हम जिसमें कंफर्टेबल होते हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो तुम्हारे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल का कितना सारा यूज है, उस पर टाइम भी देख लेते हो, कैमरा भी यूज कर लेते हो, कॉलिंग भी कर लेते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर लेते हो, टॉर्च का भी काम कर लेते हो। यानी कि बहुत सारा काम हो जाता है। हमारे पास जो टी शर्ट होता है, नया टी शर्ट होता है तो उसको पहनते हैं, फिर वो हम अपने छोटे भाई बहन को दे देते हैं, फिर उससे वो भी छोटा हो जाता है, उसे भी छोटा हो जाता है, उसको तकिया में डाल दिया जाता है, फिर उधर से निकलता है तो उसका पोछा बन जाता है, फिर वो ऐसे करके खत्म हो जाता है। तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव यूज। उसी तरह से हम अल्टरनेटिव चॉइस को भी देखेंगे। तो यहां से तुम्हें जाना है दिल्ली मेट्रो स्टेशन। अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले तो 11 नंबर बस है, यानी कि पैदल जा सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, पैदल जाने के साथ साथ तुम बस से जा सकते हो, है ना। और उसके साथ ही और बहुत सारा साधन है, कैब से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, या नहीं तो आसपास का कोई मेट्रो स्टेशन चले जाओ, वहां से मेट्रो लेके भी जा सकते हो। तो अलग अलग चॉइस भी हमारे पास, जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं उस चॉइस को अवेल कर लेंगे। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया था। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। जब हम चीजों के बारे में, चीजों को छोटे स्तर पे पढ़ते हैं, जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं पे जब हम बात करें कि हमें किसी चीज के बारे में बड़े लेवल पे पढ़ना है, जैसे कि हम पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर हम उस देश के जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, या देश के गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। शायद मैंने सुनाया भी है, फिर से सुन लो। ठीक है, तो होता क्या है कि दो दोस्त होते हैं, एक बहुत खुश होता है और दूसरा बहुत दुखी होता है। लेट्स सपोज कि राम एंड श्याम दो दोस्त हैं। राम बहुत खुश है और श्याम वहीं पे बहुत ज्यादा दुखी है। अब श्याम सोचता है कि यार राम से एक बार पूछ लेता हूँ कि क्यों इतना खुश है भाई। तो जाके पूछता है कि भाई इतना खुश हो, तुम्हारी शादी हो रखी है, फिर इतना खुश कैसे हो, मैं तो खुश नहीं रह पाता हूँ। राम बोलते देख भाई बहुत सिंपल सा मेथड है और जिसके वजह से मैं खुश रहता हूँ, बता मैं भी अप्लाई करूंगा, ऐसा कौन सा मेथड है। तो बोला कि देख, जितने घर के बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो मैं लेता हूँ, और जो छोटे मोटे डिसीजंस होती है वो मेरी वाइफ लेती है। अब श्याम शॉक कर गया कि यार मैं अपने घर में तो कोई डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना, ये अपने घर का वो भी बड़ा डिसीजन कैसे ले लेता है। छोटा मोटा डिसीजन चलो ले लिया, बड़ी बात है, ठीक है। तो पूछा बता कौन कौन सा डिसीजन तू लेता है और कौन कौन सा डिसीजन तुम्हारी वाइफ लेती है। तो राम ने बताना स्टार्ट किया। राम ने बोला देख, मैं किस कंपनी में काम करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, किस रिलेटिव से बात करना है, किस रिलेटिव से बात नहीं करना है, किससे रिश्ता रखना है नहीं रखना है, मतलब कि मेरा लड़का किस स्कूल में पढ़ेगा, हम जमीन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, यानी कि घर का जितना डिसीजन होता है ना वो सारी मेरी वाइफ लेती है। बोला फिर तुम कौन सा डिसीजन लेते हो भाई, सारा काम तो तुम्हारी वाइफ कर रही है, तुम कौन सा डिसीजन लेते हो। तो राम बोला देख, अभी मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं ना ये मैं देखूंगा, है ना। हमारे देश का जीडीपी कितना रहने वाला है, हमारे स्टेट का जीडीपी कितना रहने वाला है, बजट किस चीज के ऊपर कितना खर्च होने वाला है देश के अंदर, ये सारा चीज मैं देखूंगा। तो श्याम समझ गया कि कुछ नहीं, बस वो अपने आप को खुश रखने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है कि हाँ इस तरीके से मैं खुश रह सकता हूँ। एक्चुअल में वो फिर श्याम ने भी वही अप्लाई किया, उसके बाद श्याम भी खुश हो गया। अब समझो इसमें मैंने तुम्हें कहानी क्यों सुनाया। तो जो सबसे पहली बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था कि किसी एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी वाइफ जो डिसीजन ले रही थी वो किसके बारे में डिसीजन ले रही थी, हाउस होल्ड के बारे में डिसीजन ले रही थी, उस घर के बारे में डिसीजन ले रही थी, है ना। एक घर के बारे में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक इंडिविजुअल का क्या डिमांड रहेगा, क्या सप्लाई रहेगा, किसी एक फर्म का क्या सप्लाई रहेगा, ये सारी चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो राम डिसीजन लेता था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन लेता था, बड़े लेवल के बारे में बात करता था वो, कि देश का जीडीपी क्या है ना, हमारे देश का बजट क्या रहने वाला है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। तो देखो इंट्रोडक्शन पढ़ो सबसे पहले। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है, ये एक इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है, which studies economic issues and economic problems at the level of economy as whole। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पढ़ा जाता है, वो भी पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल, वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारे देश के लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे पूरे देश के भलाई के बारे में सोचा जाता है, पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा जाता है, देश के ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, यानी कि जो प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके बारे में बातें होती है। प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एक्सेट्रा, तो ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जिसमें लोग चले जाते हैं, ये इकोनॉमी वाला डिप्रेशन है, यानी कि इकोनॉमिक मंदी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिसको रिसाइसन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम स्कोप को देखेंगे और सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6x स्कोप है, मतलब वो पबजी वाला स्कोप नहीं है, ये दूसरा वाला स्कोप है। देखो, तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, तो नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं कि नेशनल इनकम का कैसे एस्टिमेट लगाया जाता है, कैसे एस्टिमेशन होता है, और साथ के साथ हम रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि उसके बारे में देखते हैं। दूसरा क्या है, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि लोग बोलते रहते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, बहुत सारा रीजन है ना, जैसे कि हमारे देश का जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, इसके वजह से। दूसरा चीज, जो यंग जनरेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, और उसमें भी जो स्किल है, स्किल लोगों के पास कम है, यानी कि मैन पावर प्लानिंग सही ढंग से नहीं हो पाया है हमारे देश में। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन वो स्किल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आज के डेट में भी वो टाइम पास करते रहते हैं। जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, जो आज के छोटे छोटे बच्चे भी रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इससे स्किल नहीं आ पाते, और स्किल नहीं आएगा तो फिर वो जॉब कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन रीजन यही है। उसके बाद क्या है, थियरी ऑफ मनी, पैसा कैसे काम करता है। तो इसमें तुम मनी चैप्टर भी पढ़ने वाले हो कि जैसे एक देश कितना करेंसी वो प्रिंट कर सकती है। तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही होगा ना कि जब हमारे पास अपना मशीन है और पेपर का ही करेंसी बन रहा है, तो क्यों ना हम प्रिंट कर लें बहुत सारा करेंसी, है ना। तो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्यों नहीं प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, जो अभी तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ के भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के भी, बस बने रहो। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, तुमने लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि इन्फ्लेशन हो रहा है ना, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। डिफ्लेशन क्या होता है, तो महंगाई और सस्ताई के बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट बजट। तो तुम 1 फरवरी को अगर टीवी देख रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि निर्मला ताई ने क्या किया था, बजट लाया था हमारे देश का, जिसमें कि तुम्हें एक बात तो जरूर याद रह गया होगा उसमें से कि जो इनकम टैक्स है वो 12,75,000 पे इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, ये बात तुम्हें याद होगा, है ना। तो ये जो बजट तय किया जाता है वो 1 फरवरी को जो आता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बजट कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होता है। और उसके बाद एक्सचेंज रेट, यानी कि तुमने देखा होगा कि अपना जो रुपया है वो डॉलर के सामने बहुत सस्ता है, $1 बराबर 83 रुपीज होता है ना, जो कि बहुत कम होता है। तो ये एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करता है, तो ये सारा चीज हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन है, एक डेमो लेक्चर समझ लो तुम्हारे इकोनॉमिक्स का। इसको तुम जितना अच्छे से देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि इस बुक में हमें पढ़ना क्या क्या है। अब क्या है हमारे पास, तो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, तो इसका ये हमें इकोनॉमी के बारे में सारा बात बता देता है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, उसका एक रोड मैप तैयार किया जाता है। जो बजट बनाया जाता है ना, वो एक तरह का रोड मैप ही होता है। तुमने देखा होगा कि इस बार ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाएगा, जैसे कि रोड के ऊपर इतना पैसा खर्च होगा, रेलवे के ऊपर इतना पैसा खर्च होगा, फिर तुम्हारा हॉस्पिटल के ऊपर इतना पैसा खर्च होगा। तो ये सारा एक रोड मैप तैयार किया जाता है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आज के डेट में सबसे बड़ी चीज है। अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगा ना, तो फिर बहुत उतल फुतल हो जाएगा। जैसे तुमने श्रीलंका में सुना होगा, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आया था कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस में जाके सारे लोगों ने धरना दे दिया था, है ना। फिर तुम कुछ टाइम पहले यहाँ का देखे होगे, बांग्लादेश का, है ना, जो महबूबा मुफ्ती थी, वही नाम है ना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का, तो उसको भगा दिया था लोगों ने मिलकर, है ना। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से होता है। अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो ये सब नॉर्मल चीज है। तो इसलिए इकोनॉमी, हमारे देश का इकोनॉमी कैसे स्टेबल है, इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ये तुम्हारा एक चैप्टर ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि इसके अंदर कितना पैसे का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सारी बातें बात करेंगे हम। प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें हम गरीबी के बारे में भी बात करेंगे। तो गरीबी का एक चैप्टर भी है तुम्हारे पास, ठीक है, पोवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट करके, ठीक है, तो उसमें हम गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, तो किसी देश का पॉलिसी कैसे तैयार किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में तुम्हें कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो अपडेट दूं मैं, आगे का वीडियो मैं फुल फ्लेज वीडियो डालूंगा तो तुम्हें वो वीडियो मिले और तुम टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कवर कर सको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक्स हैं, उनको भी तुम जाके विजिट कर सकते हो। वहां पे हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।